रहीम सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। लोन हमारा चल रहा है डेट फाइनेंसिंग। डिफरेंट तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग जो हैं वो डिफरेंट तरह के पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? बॉन्ड, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। फिर हम लोगों ने डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स पढ़े, जिसमें डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड था, ज़ीरो कूपन बॉन्ड था, यूरो बॉन्ड था। डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड जो कि फेस वैल्यू से अच्छी खासी डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और पीरियोडिकली ये बॉन्ड जो है वो इंटरेस्ट पे करता है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जो कि अच्छी खासी डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, लेकिन ये जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं करता। अब डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड में कितना डिस्काउंट होगा, ज़ीरो कूपन बॉन्ड में कितना डिस्काउंट होगा, देयर इज़ नो बॉर्डर लाइन। अभी ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अच्छा अगर फेस वैल्यू से इतनी डिस्काउंट होगी देन द बॉन्ड विल बी कैटेगराइज एज ज़ीरो कूपन बॉन्ड या फिर डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड है। हाँ, इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएट करने वाली लाइन है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स की है। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हम लोगों ने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पढ़े थे। कन्वर्टेबल बॉन्ड, द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये जो होल्डर है उसकी डिस्क्रिप्शन पे होता है कि अगर वो चाहे तो इसको कन्वर्ट करवा सकता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, दिल पे नोट कर लें। ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसके साथ ऑप्शन अटैच होती है, जिसके साथ ऑप्शन अटैच होती है। क्यों सर इतना जोर दे रहे हैं? चैप्टर नंबर 14 में हम लोग इंशाल्लाह ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग लिंक भी कर लेंगे। ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसके साथ ऑप्शन अटैच होती है। होल्डर ऑफ द बॉन्ड अगर चाहे तो इस बॉन्ड को एक्स जो है वो कन्वर्ट करवा सकता है, अगर चाहे तो। ना चाहे तो किसी तरह की ऑब्लिगेशन नहीं होगी। जी जी बेटा, वो वारंट के साथ भी ऑप्शन था। वारंट हमारा जो है वो इक्विटी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। वारंट कन्वर्ट, ये बॉन्ड है, वारंट बॉन्ड नहीं होता, वारंट बॉन्ड नहीं होता। वारंट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी है। ये बॉन्ड है, कन्वर्टेबल बॉन्ड है, वारंट बॉन्ड नहीं था। गॉट इट बेटा। और फिर इसके अलावा कन्वर्टेबल बॉन्ड में जो टाइम पीरियड दिया जाता है जो बॉन्ड होल्डर होता है, और जो वारंट में जो टाइम पीरियड दिया जाता है होल्डर को, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। नॉर्मली यूजुअली जो प्रैक्टिस है वो वारंट में ज़्यादा टाइम होता है होल्डर के पास इसको जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक हो गया बेटा? चलिए, लोन नोट, लोन स्टॉक, ये क्या हो सकता है? कुछ भी आए जहन में कोई आइडिया? जी बेटा, आपके जहन में कोई बात आती है? लोन नोट क्या हो सकता है? प्लीज मेक द सेशन इंटरेक्टिव। मैंने उनसे पूछा है। जी, लोन से रिलेटेड अब बताइए। कंपनी प्राइवेट लोगों को कहते हैं कि ये लोन है, पेज है, मुझे इतने पैसे में आपसे ले लूँ और ये उसका एविडेंस है, तो ये लोन नोट है। प्राइवेट किसी को भी कह दे कि मुझे पैसे ले लो, तो फिर बॉन्ड में और इसमें क्या फ़र्क हुआ? एनीवन एल्स? वो भी तो ऑब्लिगेशन होते हैं बॉन्ड में भी। तो पास जाता हूँ और उससे लोन लेता हूँ तो एक वो प्रूफ तो होगा ना कि इन्होंने लोन लिया, तो वो बैंक लोन होता है, वो बैंक एग्रीमेंट होता है। एनीवन एल्स? जी, वो तो आपके बैंक एग्रीमेंट में भी लिखा होता है, वो बैंक के दरमियान भी होता है। हम लोग तो अभी डेट फाइनेंसिंग पढ़ रहे हैं। स्टॉक मतलब अब वो इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, फाइनेंसिंग किसी भी मकसद के लिए हो सकती है। डिबेंचर्स आगे आके पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बैंक से भी आप लोन लेते हैं तो वो भी बाज़ औक़ात फिक्स होता है कि आप इसी पर्पज़ के लिए ही पैसा इस्तेमाल करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ज़मानत, गारंटी नहीं, वो तो हर जगह पे हमें देना पड़ती है। ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स।
शालमी में क्या होता है, या दुकानदार आपस में क्या करते हैं, दुकानदार आपस में क्या करते हैं, इसने पैसे लिए, इससे पैसे लिए, या इसने इससे सामान ले लिया, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो एक एग्रीमेंट टाइप जो है वो इस तरह का डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इतने पैसे दिए, नोट माई वर्ड, आई एम नॉट सेइंग कंपनी ए ने कंपनी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इतने पैसे दिए, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इतने पैसे दिए, इतने टर्म के लिए जो है वो पैसे दिए, मिस्टर बी इस तरीके से जो है वो रीपेमेंट करेगा, लमसम पे करेगा या पीरियोडिकली पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा या पेमेंट नहीं करेगा, यानी दोनों के दरमियान जो है वो एक प्रॉमिस तय पा रहा होता है। तो इस नोट को वो जो साइन किया जाता है बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर, दैट इज कॉल्ड द प्रोमिसरी नोट है। इसको कौन ड्रॉ कर सकते हैं, इसको कौन बना सकते हैं, बोरोवर भी बना सकता है, लेंडर भी बना सकता है। कब तक ये वैलिड रहेगा, जब तक कि अमाउंट सेटल नहीं हो जाती, जब तक जो बोरोवर है लेंडर को अमाउंट रीपे नहीं कर देता, उस वक्त तक ये वैलिड रहेगा। गॉट इट बेटा? एनी कन्फ्यूजन? डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ। किसमें? बॉन्ड और इसमें। बॉन्ड में कंपनी इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे मैंने अभी क्या कहा था, एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल को जिस तरीके से दुकानदार आपस में करते हैं। गॉट इट बेटा? गॉट इट? अदरवाइज सारे ही प्रोमिसरी नोट्स हैं, सारे ही प्रोमिसरी नोट्स हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लुक एट दिस वन, अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें डेट ऑब्लिगेशन होता है बिटवीन ए बोरोवर एंड अ लेंडर। मैंने कहीं पे कंपनी का लफ्ज़ तो नहीं यूज़ किया, ठीक है बेटा? क्लियर है? कंफ्यूजन एनी? वो फिर बॉन्ड हो गया ना, सोल प्रोप्राइटर कह लो, पार्टनरशिप कह लो, ठीक हो गया? अभी कंफ्यूजन लग रही है? पक्का? ठीक हो गया। डिबेंचर्स सर ये कंपनी भी एक इंडिविजुअल को दे सकता है, वो तो फिर बॉन्ड हो गया ना। लेकिन सर उस पे लिखा हुआ है कि कंपनी का, कहाँ पे लिखा हुआ है? मिस्टर ABC मेक्स कमिटमेंट टू पे XYZ कंपनी। वो सोल प्रोप्राइटर्स के नाम भी तो इस तरह के होते हैं ना, ABC एंड ब्रदर्स, लेकिन उनका स्टेटस तो ज़रूरी नहीं वो वाला हो, नेचुरल पर्सन होना, अदरवाइज फिर वो बॉन्ड बन जाएगा ना। ठीक हो गया। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स बी बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स बी बॉन्ड्स हैं, ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं। डिबेंचर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेकिन अनसिक्योर्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं लेकिन अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का क्या मतलब है? नहीं है, कोई अंडरलाइंग एसेट से क्या मुराद है? कोई कोलैटरल नहीं होता, हमें अंडरलाइन का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। कोई कोलैटरल नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई होती है। एक कंपनी ने जो है वो बॉन्ड इशू किया, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई। पक्का? कंफ्यूजन लग रही है जी गुड़िया? बेटा अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड बॉन्ड है। एमसीक्यूज में इसकी टेस्टेबिलिटी प्रोबेबल है। अच्छा, कौन कौन इशू कर सकता है? ऑर्गेनाइजेशंस इशू करती हैं और गवर्नमेंट इशू करती है। अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड है। लॉन्ग टर्म से क्या मुराद है? इसकी मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी इसकी लाइफ जो है वो नॉर्मली 5 साल से ज़्यादा होगी। 10 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है, 30 साल हो सकती है, 25 साल हो सकती है, 50 साल भी इसकी मैच्योरिटी हो सकती है, इसकी लाइफ जो है वो हो सकती है। जी देखिए ना, अगर जो सिंपल बॉन्ड है जी जी, तो हम बस पैसे दिए और बॉन्ड हमें ले लिया, तो इसमें क्या? देखिए यहाँ पे एक तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है और अनसिक्योर्ड बॉन्ड है। ज़रूरी नहीं कि जो देखिए बॉन्ड है ना, वो जो बॉन्ड मैंने आप लोगों को डिफाइन करवाया था वो बॉन्ड की डेफिनेशन थी। आगे बॉन्ड डिफरेंट तरह के जो है वो इशू किए जा सकते हैं। अगर बॉन्ड लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी के लिए इशू किया जाता है और किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है तो इस तरह के बॉन्ड को डिबेंचर कहेंगे। वो बॉन्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन था। ठीक है, अब ये क्या है कि अगर कंपनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करती है और किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाती है तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड डिबेंचर है। गॉट इट बेटा? नहीं समझ आई अभी भी?
क्या समझ नहीं आ रहा? फिर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कोलैटरल के फॉर एग्जांपल आगे चल के अभी चार्ज आएगा हमारे पास, अभी चार्ज आता है तो मज़ीद बात क्लियर हो जाएगा, फिर मैं वापस इसके साथ रिलेट करता हूँ, आपके लिए मैं वापस आऊँगा। सर ये प्रॉमिसरी नोट सिर्फ इंडिविजुअल्स के तरफ में जी, नॉर्मली एट द मोमेंट हम लोग ये समझ सकते हैं, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने अभी पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे प्रॉमिसरी नोट्स हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि इसको यहाँ पे ऐड करने का मकसद क्या था किताब वाले का। जब सारे प्रॉमिसरी नोट है तो फिर इसको घुसेड़ने का मकसद क्या? अब चूंकि किताब में मौजूद है तो मजबूरी थी फिर इसको यहाँ पे डिस्कस करना। एनीवन एल्स बेटा? गुड़िया कोई सवाल बेटा? इधर से कोई गुड़िया, यहाँ से कोई गुड़िया? सब क्लियर है, सब बेटावे क्लियर है? चले, कमर्शियल पेपर, अगर कंपनी शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशू करती है और वो अनसिक्योर्ड है, कंपनी शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशू करती है, अनसिक्योर्ड है, दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड द कमर्शियल पेपर है। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करती है और वो अनसिक्योर्ड है तो वो क्या? डिबेंचर कहलाएगा। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करती है और वो सिक्योर्ड है तो वो क्या कहलाएगा? सिंपली बॉन्ड। अगर कंपनी शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशू करती है और वो सिक्योर्ड है तो क्या कहलाएगा? सिंपली बॉन्ड। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करती है और वो अनसिक्योर्ड है तो वो डिबेंचर। अगर कंपनी शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशू करती है और वो अनसिक्योर्ड है तो क्या कहलाएगा? कमर्शियल पेपर है। कमर्शियल पेपर की लाइफ नॉर्मली 1 साल से कम होती है, 2 साल भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि वो नॉर्मली 1 साल से कम होती है। जी बेटा कोई सवाल? गुड़िया क्लियर है बेटा? क्लियर है? लास्ट बेंच, हाईली लिक्विड कहाँ पे लिखा हुआ है? आगे चलते हैं। कमर्शियल पेपर में हाईली लिक्विड है। चलिए, कोई बंदा आपसे पैसे ले लेता है। अच्छा, 2 बंदे आपके पास आते हैं, आपके पास 10 लाख रुपए, 2 बंदे आपके पास आते हैं, दोनों ही फ्रेंड है। एक बंदा कहता है यार 1 साल के लिए दे दो, दूसरा बंदा कहता है यार 5 साल के लिए मुझे पैसे दे दो। किसको पैसे देना प्रेफर करोगे आप? 1 साल वाले को। क्यों? वो जल्दी मिल जाएगा, जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कंपनी बॉन्ड इशू करती है जो कि 10 साल के बाद जाके आपको पैसे वापस मिलने हैं। एक कंपनी है जो कि 1 साल के लिए आपसे पैसे लेती है, 1 साल के बाद रिटर्न कर देगी। अब 10 साल के लिए बॉन्ड आपने बाय कर लिया, 10 साल के लिए आपने बॉन्ड बाय कर लिया। अब मीनवाइल पैसों की ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कंपनी के पास जाते हो, कंपनी ये बॉन्ड पकड़ ले, पैसे दे दे। कंपनी कहती है कि जनाब ऊपर लिखा हुआ है और आपके साइन मौजूद हैं कि 10 साल से पहले आप अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगे हमें, आप पैसे मांगने आ गए हो, हम आपको पैसे नहीं देंगे। आप क्या करते हो? वापस चले जाते हो। कोई आपको कहता है कि यार कैपिटल मार्केट मौजूद है, वहाँ पे जाइए, वहाँ जाकर के आप ये बॉन्ड सेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो। पैसे कब मिलने हैं? आफ्टर 8 ईयर्स। 2 साल गुजर गए, आफ्टर 8 ईयर्स मार्केट चले जाते हो। मार्केट में आपने वो बॉन्ड सेल करना है। जिस बंदे ने वो बॉन्ड बाय करना है उसने आपको तो पैसे दे देने हैं, लेकिन उसको पैसे कब मिलने हैं? 8 साल के बाद। अगर उस बंदे के पास 2 ऑप्शन हो, एक 8 साल वाला बॉन्ड बाय कर रहा है, एक 1 साल वाला बॉन्ड बाय कर रहा है, तो वो किसको प्रेफर करेगा? 1 साल। आपका बॉन्ड रुक जाएगा, कोई नहीं खरीद पाएगा। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी, कि आपका बॉन्ड मार्केट में देर से बिकेगा, और देर से बिकेगा, आप शायद बिके ही ना, और आप मजबूर हो जाओ कि यार चलो कम पैसे दे दो, डिस्काउंट पे ले लो, मुझे पैसे तो दे दो, और कोई बंदा आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहा है। दिस इज कॉल्ड लेस लिक्विडिटी, और वो कैसे? हाईली लिक्विड। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हाईली लिक्विड होते हैं, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं वो लेस लिक्विड होते हैं। ये बात याद रखिएगा, दिल पे लिखना है। सर फिर इंटरेस्ट जिसको मिलेगा वो एंटाइटल वही होगा ना? जी, जिसके पास बॉन्ड होगा वही इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए एंटाइटल होगा, वो होल्डर बन गया ना अब वो। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है? पक्का पक्का? बैंक लोन, बैंक लोन सिंपली बैंक से उधार पैसे ले लेना। जब आप बैंक से उधार पैसे लेते हो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं।
जब हम लोग बैंक से उधार पैसे लेते हैं तो बैंक में और मेरे दरमियान जो है वो एग्रीमेंट साइन हो जाता है। बैंक ने लिखा होता है कि जनाब ये जो है वो उसे क्या कहते हैं, फ़लाँ बंदा हमसे इतने पैसे ले रहा है, इतने अरसे के लिए हमसे पैसे ले रहा है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, इतने अरसे के बाद वो उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो स्टार्ट होंगी, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होगा या वेरिएबल होगा, ये सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, ये सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे करेगा, क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करेगा या एनुअली इंटरेस्ट पे करेगा। गॉट इट बेटा? ये सब कुछ जो है वो हमारा बैंक लोन के में एग्रीमेंट में लिखा होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे इंडिविजुअल्स के लिए और कंपनीज के लिए। सबसे कॉमन तरीका होता है, सबसे आसान तरीका होता है कि बैंक के पास जाएं और उनसे जाकर के निगोशिएट करें और उनसे हम लोग जो है वो फंड्स बाय कर लें। आसान तरीका क्यों? क्योंकि बैंक के पास जब ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, लेकिन जब हम पब्लिक के पास जाते हैं तो दरमियान में लीगल अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, दरमियान में स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, जिनका मेन मकसद जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इस मकसद के लिए वो डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस जो हैं वो डेवलप करते हैं और इनकी इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ये कंपनी पब्लिक से जो है वो पैसा रेज करना चाहती है, द कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद नंबर ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। कंपनी इनसे बचती हैं, कंपनी जो है वो फिर आसान तरीका ढूंढती हैं जो कि बैंक से लोन लेना होता है। अब ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो जाते हैं। अब आते हैं सिक्योर्ड, बैंक से लोन लेने जाते हैं। एक कंपनी है वो बैंक के पास जाती है, 100 मिलियन का लोन चाहिए, 100 मिलियन का लोन कितने अरसे के लिए चाहिए? 10 साल के लिए, 20 साल के लिए चाहिए। कंपनी है, डूब सकती है। कंपनीज आर सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक सिचुएशंस। इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होगी, कंपनी डूबने के चांसेस हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही बड़ा, ऐसे ही है। मैनेजरियल एनालिसिस क्यों पढ़ाते हैं आपको? इसी वजह से, चैप्टर नंबर 2 इसी वजह से पढ़ाएंगे कि वो कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं। जीडीपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, डिमांड लेवल है, सप्लाई लेवल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड देयर आर अदर मैन फैक्टर्स एज वेल जो कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। कंपनी डूब सकती है, कंपनी डूबेगी, बैंक का पैसा भी गया, बैंक का पैसा भी गया। जो बैंक है उसको तो सिक्योरिटी चाहिए ना, उसको सिक्योरिटी चाहिए कि भाई अगर तू डूब भी जाए तो मेरा पैसा तो रिकवर हो जाए, मेरा पैसा रिकवर हो जाए। बैंक क्या करता है? बैंक कहता है जनाब ठीक है, आपको 100 मिलियन मिलेंगे, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, हम आपको 100 मिल, लेकिन हम अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। कंपनी कहती क्या चाहिए, कैसे सिक्योर? बैंक कहता है आपकी बैलेंस शीट पे लैंड की फिगर आ रही है, फलां जगह पे आपकी लैंड है, वो प्लेज करवा दीजिए, उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे नाम रखवा दीजिए, उसके डॉक्यूमेंट्स हमें रखवा दीजिए। उसे क्या होगा? कंपनी उसको सेल नहीं कर सकती है। ठीक है, बैंक कहता है आपका फलां प्लांट है, उसकी इतनी वर्थ है, वो प्लांट के पेपर्स आप हमारे पास रखवा दीजिए। कल को जब आप डूबोगे तो कम से कम उस प्लांट पे किसी और लेंडर का इख्तियार नहीं होगा। वो प्लांट मैं बेचूंगा और मैं अपने पैसे रिकवर करूंगा, वो ज़मीन मैं बेचूंगा और अपने पैसे रिकवर करूंगा। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। गॉट इट बेटा? अब समझ आई आपको? सर ये सिक्योरिटी का तो पता है कि ये सिक्योरिटी बैंक रखवाता है, लेकिन सर डिबेंचर्स या उसमें भी यही सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसमें भी इसी तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, जो बैंक लोन है वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद बैंक लोन जो है वो ज़्यादा क्लियर होता है क्योंकि बोरोवर और लेंडर को मालूम होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ जो है वो हमें पीरियोडिकली रीपे करना है, कितना इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। उससे क्या होता है कि उससे हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो आसान हो जाती है। अगर एक कंपनी मल्टीपल लोन्स ले और एक ही पीसेस ब्रांड प्लेज करते सबको, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक ही दफ़ा एक प्रॉपर्टी के एक ही एंटाइटलमेंट पेपर होते हैं ना, ओरिजिनल। तो आपने ओरिजिनल एक बैंक को रखवा दिए तो दूसरे को क्या दोगे? लॉलीपॉप? जी अनसिक्योर्ड। आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, एक कंपनी लोन लेने जाती है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ बड़ी ही ज़बरदस्त है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। बैंक आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करता, बल्कि बैंक तो आपको फ़ोन कर रहा था
कि सर जी लोन ले लवो, सर जी लोन ले लवो, सर जी लोन ले लवो, तो आपने भी तरस खा के कहा चलो इन पे रहमकारी देते हैं, इनको लोन दे देते हैं, ठीक है, इनसे लोन ले ही लेते हैं। तो इसके बदले में आपने बैंक जो है वो कंपनी से किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी प्लेज नहीं करवाता है। डन बेटा, क्लियर? तो वो बंदा अगर आप बाद में वापस ना करे तो बैंक के पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं, देखें बैंक में प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं, हर चीज़ इवैल्यूएट की जाती है कि इस बंदे के भागने के कितने % चांसेस हैं, इस बंदे के हर बंदा को मियाँ नवाज शरीफ थोड़ी होता है, मियाँ सब थोड़ी होते हैं, लेके माफ़ करा लिया नस गए। बहरहाल थिंग्स अपार्ट, भागा नहीं जाता, वहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं जो हर चीज़ इवैल्यूएट करके एक कंपनी अभी आई है, 1 साल हुआ है, और जाकर के वो 100 मिलियन का लोन मांगना शुरू कर दे तो उसको कोई बैंक नहीं देगा, क्योंकि उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। एक कंपनी को 70 साल हो गया काम करते हुए, और जिस भी बैंक से उन्होंने लोन लिया कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। हर बैंक ये चाहेगा कि अब की दफ़ा जब ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो मेरे से फंडिंग करवाएं, तो हर बैंक उनको कॉल करेगा, रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश करेगा, रिलेशनशिप मैनेजर रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेगा कि जब भी कंपनी को फंड्स की जरूरत है कंपनी मेरे पास आए। जब भी कंपनी आती है तो सारे खड़े हो जाते हैं, सरकार आगे, तो फिर सरकार आए तो फिर सरकार की खिदमत फिर ऐसे की जाती है कि उनसे फिर अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं करवाई जाती हैं। राइट बेटा, पक्का? बोरिंग? बोरिंग? आज कौन बोर हो रहा है? बोर हो रहे हैं? अभी तक नहीं हो रहे? आप बोर हो रहे हैं? इधर आके फिर कोई फंक्शन ही करके दिखाएं, खुद भी एंजॉय करें, बाकियों को भी एंजॉय करवाएं। अभी रमज़ान है, रमज़ान के बाद ये सहूलत मुयस्सर होगी हैं? मैंने करना है भाई, बोर तो आप हो रहे हैं, और आप खुद भी एंजॉय करें, बाकियों का भी मनोरंजन करवाइए फिर आप। फीचर्स वही बातें जो कि हम लोगों ने पढ़ी हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक बैलेंस नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस। बैंक के साथ इंडिविजुअल या कंपनीज जो हैं अरेंजमेंट कर लेती हैं कि हजूर अगर हमारा बैलेंस 0 हो गया और कोई चेक आ जाता है या हमें पेमेंट करना बढ़ जाती है तो आप अपने पल्ले से जो है वो पेमेंट कर देंगे। बैंक कहता है ठीक है, लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक लिमिट तय की जाती है कि बहुते शोखे नहीं होना, एक लिमिट तक हम आपको जो है ये फेवर दे सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब चूंकि ये बोरोविंग की एक किस्म है, बोरोविंग की शक बैंक आपको दे रहा है, आप आगे से जो है वो किसी और को दे, दरमियान में से आपको निकाल देता है, लेकिन इन इसेंस क्या है कि बैंक आपको पैसे देता है, आप आगे से जो है वो पेमेंट कर देते हो। तो बैंक इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन चूंकि ये इट्स ए काइंड ऑफ फैसिलिटी तो बैंक इस फैसिलिटी के अगेंस्ट फ़ी भी चार्ज करता है। इट्स यहाँ पे एक MCQ डेवलप हो सकता है कि क्या बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में बैंक जो है वो फ़ी चार्ज करता है, तो यहाँ पे फ़ी चार्ज करता है। टर्म्स ऑफ एन ओवरड्राफ्ट जो है उसमें क्या होता है कि कितनी लिमिट जो है वो बैंक जो है वो ग्रांट करेगा, उस पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगा नहीं करेगा, बल्कि चार्ज तो करता है, ठीक है, कितने अरसे तक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, कितने अरसे के बाद इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा, कितने % जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, फीस जो है वो कितनी होगी, ये सारी की सारी एक एग्रीमेंट में जो है वो आउटलाइंड होता है। एग्रीमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक होता है। क्लियर है बेटा? जी फैसिलिटी भी तो देते हैं कि जिस दिन पेमेंट हुई है बैंक की तरफ से तो उसके कुछ दिन बाद से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करेंगे। तो मैंने यही तो अर्ज की है कि पेमेंट इंटरेस्ट चार्ज करना है तो कितने अरसे बाद चार्ज करना है, कितने अरसे तक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, कितने अरसे के बाद इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देना। 15 दिन के बाद शुरू कर देंगे, कितना चार्ज करना शुरू करेंगे, ठीक है, ये मैंने बोला है अभी। मार्केट रेट से नहीं, मार्केट रेट से क्यों ज़्यादा होगा? इट्स ए टाइप ऑफ बोरोइंग, काइंड ऑफ बोरोइंग। जो बैंक के दरमियान और लेंडर बोरोवर के दरमियान तय होगा
वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। पर इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, जी सॉरी, लोन पे इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, व्हाट इज मेंट बाय टैक्स फ्री होता है? मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं, टैक्स तो देना पड़ता है। आपने जो बात की है वो टैक्स डिडक्टिबिलिटी की बात की है ना, टैक्स डिडक्टिबिलिटी की। टैक्स डिडक्टिबिलिटी का मतलब ये है कि R1 पढ़ा, R2 पढ़ा, सॉरी R1 पढ़ा, P&L पढ़ा ना आप लोगों ने, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ इनकम पढ़ी, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसे ही है। यहां पे कोई फिगर लिखवाइए। मरियम नवाज की तरह काम नहीं करने। सेल की फिगर लिखवाइए, 2 लाख कर लेते हैं, अच्छी कंपनी है ना। कॉस्ट ऑफ सेल है 130,000, ठीक है। 70,000 जीपी आ गया हमारा। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस हो सकता है हम ऐसा करते हैं 35,000 पीछे कितना बचा? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एट 30%। टैक्स करिए, इसको कैलकुलेट करिए फटाफट से। 10,500 पीछे कितना आया, माइनस करिए 500 4 24,500, ये हमारा पैट, राइट। अब एक इसी को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रिपीट अगेन 200,000 130,000 आ गया हमारे पास 70,000। अब एक्सपेंसेस में यहाँ पे ये जो कंपनी थी कंपनी ए, ये भी कंपनी ए है। कंपनी ए ने विदाउट बोरोविंग, ये विदाउट बोरोविंग, ये है विद बोरोविंग। कंपनी ने अब लोन ले लिया, अब इस पे जो है 40,000 ठीक हो गया, 30,000 अब यहाँ पे ठीक हो गया, कितना आता है 30%, 9,000 नीचे 21,000, हाँ 21,000 ये आ जाता है हमारे पास 21,000। ये है जनाब कि यहाँ पे हम टैक्स जो है वो डिडक्ट कर, सॉरी जो इंटरेस्ट है टैक्स अथॉरिटीज इजाज़त देती हैं कि हम इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स अथॉरिटीज इजाज़त देती हैं कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो माइनस कर सकते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस, P&L में किया था आप लोगों ने, R1 में इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वो हम लोग माइनस करते हैं। दिस इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टिबिलिटी, और इसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट होता है। यहाँ पे देखिए कंपनी कितना टैक्स पे कर रही है, यहाँ पे कितना बेनिफिट 9,000, तो कितना बेनिफिट हुआ 1,500 का। ये हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर 17 में भी पढ़ेंगे। कंपनी को एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करने की इजाज़त है, दूसरा कंपनी टैक्स अथॉरिटीज़ को कम पे करती है। अब कहते हैं कि सर यहाँ पे भी तो फ़र्क पड़ा, यहाँ पे भी तो फ़र्क पड़ा, तो लोन लेके क्या लॉलीपॉप लिए थे? लोन लेके बर्गर थोड़ी खाए थे, लोन लेके कोई प्रोजेक्ट ही स्टार्ट किया था ना। तो उस प्रोजेक्ट के फिर आफ्टर शॉक्स भी तो आएंगे, आपका बिजनेस भी तो एक्सपैंड करेगा, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे तो ऐड नहीं किया, अगले सालों में तो आएगा, आपका प्रॉफिट इससे डबल हो जाएगा, टैक्स सेविंग भी होगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट इक्विटी, अगर आप फाइनेंस रेज करते हो थ्रू इक्विटी तो डिविडेंड माइनस कर सकते हैं हम लोग एक्सपेंसेस में। कौन माइका लाल कहते हैं कर सकते हैं? अभी आवाज आई थी, वो पीली थी कोई? डिविडेंड माइनस करते हैं हम लोग एक्सपेंसेस में? जम के बोलिए, जम के बोलिए। डिविडेंड माइनस नहीं कर सकते, तो फिर केस ये वाला बन जाएगा कि कंपनी ने पैसा भी लिया, एक्सपेंशन भी हुई, लेकिन
हमारा टैक्स भी बढ़ गया। यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने इंटरेस्ट पे करने की वजह से टैक्स से बच गए, हमारा बिजनेस भी एक्सपैंड कर गया। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन बेटा? चलिए, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशू करती है, गवर्नमेंट जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशू करती है, दैट इज कॉल्ड टी बिल। जी बेटा, आपने कहा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होती है, और आप इस तरह की जब हम डेट लेते हैं तो इंटरेस्ट का भी फायदा हो रहा है हमें कि हमारा टैक्स बच रहा है, तो सर इस तरह की फिर मतलब जो डेट है वो ज़्यादा लिंक है इस तरह के मतलब फाइनेंसिंग है वो डेट के थ्रू ज़्यादा फेवरेबल है, तो सर फिर इस तरह गेयरिंग रेशो हमारी इक्विटी होगी। फिर भी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा ही होती है। फिर भी इस देखें, जो भी मैंने बात की वो तमाम फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद बात की जाती है, तमाम फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद बात की जाती है। थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, चैप्टर 12 तक कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग है। कल भी मैंने बताया था एक ही रूल है, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। जो इक्विटी होल्डर है वो ज़्यादा रिस्क बर्दाश्त करता है, ज़्यादा रिस्क उठाता है। जो डेट होल्डर है वो कम रिस्क उठाता है। कौन कौन सा रिस्क उठाता है इक्विटी होल्डर? डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन होगी नहीं होगी कोई पता नहीं, लिक्विडेशन में मेरे पल्ले कुछ आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं। एज कंपेयर टू इक्विटी होल्डर, जो बॉन्ड होल्डर है, जो डेट होल्डर है, उसको पता है मुझे पीरियोडिक पेमेंट्स होंगी, उसे पता है कि मेरी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रीपे कर दी जाएगी, उसको पता है कि लिक्विडेशन में सबसे पहले जो है वो मुझे कैटर किया जाएगा। तो रिस्क जो है वो इक्विटी होल्डर का ज़्यादा है और बॉन्ड होल्डर का, डेट होल्डर का कम है। तो ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, इसका कम रिस्क कम रिटर्न है। गॉट इट? वो एक अलग बात है कि उससे गेयरिंग रेशो ख़राब होगी अच्छी होगी क्या फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ ए सेपरेट थिंग, वो बात की बातें हैं। लेकिन अभी कॉस्ट कंपैरिजन करें तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है, सॉरी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशू, गवर्नमेंट जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करती है दैट इज कॉल्ड डिबेंचर्स। गवर्नमेंट जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशू करती है दैट इज कॉल्ड टी बिल। कंपनीज जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशू करती हैं और वो अनसिक्योर्ड हैं, दीज आर कॉल्ड कमर्शियल पेपर्स। डिबेंचर्स टेन्योर, लॉन्ग टर्म, अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है और इशूड बाय कंपनीज एंड गवर्नमेंट, तो इसे हम लोग डिबेंचर बोलते हैं। यहाँ पे अगेन टेन्योर, शॉर्ट टर्म, बेटा ये लिख लीजिएगा बेटा, अनसिक्योर्ड MCQs के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाय कंपनीज, These are called C papers, commercial papers। फिर आगे आ जाता है शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बाय गवर्नमेंट, these are called T bill, treasury bill या T bill, and it is considered as the most safest investment by an individual। T bill शॉर्ट टर्म है, इशूड बाय द गवर्नमेंट है फंड रेज करने के लिए, इनकी मैच्योरिटी 1 साल तक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी लाइफ 1 साल तक होती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड है। एक बंदे ने टी बिल बाय कर लिया, उसको 3 हफ्तों के बाद पैसों की ज़रूरत पड़ गई, वो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में जाएगा, आवाज़ देगा कोई बंदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये बॉन्ड परचेज करना चाहता है, सब लोग हाथ खड़े करेंगे जनाब मैं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि पता है गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट करती नहीं है नॉर्मली, और गवर्नमेंट रेगुलरली जो है वो इंटरेस्ट पे करती हैं, तो हर बंदा वो बॉन्ड बाय करना चाहेगा। इस वजह से ये हाईली लिक्विड होते हैं। आगे टर्मिनोलॉजी ये हो गया बेटा।
डन। भी अनसिक्योर्ड होते हैं। जी भी अनसिक्योर्ड होते हैं। यहाँ पे कंप्लीट लिखिएगा आप लोग कमर्शियल पेपर, ठीक है बेटा, डन। फटाफट से करिए, वी नीड टू वाइंड अप दिस चैप्टर बेटा टुडे। चलिए आगे पढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजीज विद रिस्पेक्ट टू द डेट इंस्ट्रूमेंट। पार वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, सारी एक ही बात है। जो बॉन्ड के ऊपर लिखी होती है दैट इज कॉल्ड पार वैल्यू। अगर कंपनी कुछ नहीं कहती तो ये हमेशा रिडीम होगा एट पार। फिर से सुनिए, अगर कंपनी कुछ नहीं कहती तो बॉन्ड रिडीम होता है एट पार। क्या कह सकती है कंपनी? द बॉन्ड विल बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, द बॉन्ड में बी विल बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। अगर कंपनी कुछ नहीं कहती देन द बॉन्ड विल बी रिडीम्ड एट पार। पार वैल्यू, स्टेटेड वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। मार्केट वैल्यू है जो मार्केट में होगी। बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होते हैं, राइट और रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट जो कहते हैं करेक्ट, हाथ खड़ा करें। बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होते हैं बेटा, पाकिस्तान में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होते हैं एट द मोमेंट। याद रखिए, हम लोग पाकिस्तानी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे, ठीक है। बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होते हैं, नहीं होते, हाथ खड़ा करिए जो कहते हैं नहीं होते, जो नहीं होते। जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए, बिलावल, ओके। बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होते हैं, बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होते हैं। इसका मतलब जो मार्केट में ट्रेड होगा उसकी वैल्यू भी होगी कोई ना कोई, उसकी मार्केट वैल्यू भी होती है। जो वैल्यू उस मार्केट में होती है, जिस वैल्यू पे बॉन्ड मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू। डन, समझ आ गई? यस सर। सवाल मेरा ये है, क्या ऑलवेज मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू द पावर वैल्यू? चलिए 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 सुनिए 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 सुनिए, फिर मेरी स्टेटमेंट सुनिएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड मे बी इक्वल टू द पावर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। यस सर। मार्केट वैल्यू मे बी ग्रेटर देन द पावर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। मार्केट वैल्यू मे बी लेस देन द पावर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। क्यों ऐसा होता है? सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जाम्पल पावर वैल्यू वैसे जो है फेस वैल्यू जो है मार्केट में वो उसके हिसाब से होता है, सिचुएशन के हिसाब से। क्या सिचुएशन हो सकती है? मार्केट में अगर वैल्यू ज़्यादा है तो फिर पावर वैल्यू यहाँ पे ऑब्वियसली कम होगा। हम पावर वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी तो क्यों, कम होगी तो क्यों? देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। द मोस्ट common factor that contributes is the rate of interest. Rate of interest, ये मैंने क्यों हाईलाइट किया? चैप्टर 12 नोट कर लीजिए, ये मुझे इसका आंसर ढूंढना है। पावर वैल्यू ऑफ डेट रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ इट, बट द मार्केट वैल्यू कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट रेटिंग। रेटिंग एजेंसीज होती हैं पाकिस्तान में, अब तो खान साहब ने सबको बता दिया है। रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कि हर कंपनी को रेट करती हैं, हर कंपनीज के बॉन्ड को रेट करती हैं कि ये बॉन्ड ट्रिपल ए कैटेगरी का है, डबल ए कैटेगरी का है, ए कैटेगरी का, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, सी, डबल सी, सी प्लस कैटेगरी का। जैसे जैसे रेटिंग गिरती है उनकी डिमांड कम होती है, कोई खरीदना नहीं चाहेगा तो मैं तो बेचना है, मैं तो बोलूँगा यार सस्ता ही ले ला है, सस्ता ही ले लो। पार वैल्यू है 1000 रुपया, मैं कहता हूँ यार 400 का ले ले, मेरी जान छुड़ा दे इससे, ये मार्केट वैल्यू आ गई। तो क्रेडिट रेटिंग गिरने से उसकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम हुई तो उसकी मार्केट वैल्यू। क्रेडिट रेटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, हर बंदा ये बॉन्ड परचेज करना चाहता है। मेरे पास उस कंपनी का बॉन्ड है, ये कहते हैं सर मुझे बॉन्ड दे दीजिए, ये कहते हैं सर मैं परचेज करना, वो भी तो मैं, अच्छा आप कितने का खरीदोगे? सर 1100 का, आप सर 1150 का, सर 1300 का, सर 1500 का। वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई, मैं किसको बेचूंगा? 1500 वाले को। तो उस वैल्यू पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा।
ओवरऑल मार्केट कंडीशंस में फिर देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एज वेल। चार्ज वो जो सिक्योरिटी है, चार्ज मतलब सिक्योर्ड है। लोन लिया, सिक्योरिटी रखवा दी, वो जो सिक्योरिटी रखवाई है दैट सिक्योरिटी इज कॉल्ड चार्ज। हम कहते हैं कि उसके ऊपर चार्ज है। वो चार्ज दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड, जी बिल्कुल, कोलैटरल, ये दो तरह के होते हैं। किसी को चार्ज की समझ ना आई हो बेटा, सिक्योरिटी कोलैटरलाइजेशन की, गिरवी, हाँ गिरवी कह सकते हैं कि मैंने बैंक से लोन लिया तो प्लेज करवा दिया। चार्ज मतलब ये मैंने उसको रखवा दिया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉर्टगेज या चार्ज है। गुड़िया, बैंक के पर्सपेक्टिव से समझ आती है? मैं आपको बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से भी समझा दूंगा, ठीक है, समझ आ गई? चलिए गुड। चार्ज दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड जो लेंडर है उसको, जो लेंडर है, बताइए, लैंडर को मालूम होता है कि ये पर्टिकुलर एसेट जो है इस पे मेरा क्लेम है, ये ज़मीन जो डीएचए में है इस पे मेरा क्लेम है, ये ज़मीन जो बैरियर टाउन में है, जो ठोकर में है, जो कैंट में है, इस पे मेरा जो है वो क्लेम है। ये पर्टिकुलर गाड़ी जिसका नंबर है LECABCD XYZ है, उसका नंबर है, ये इस पे मेरा चार्ज है। ये प्लांट जो कि पत्तों की में लगा हुआ है कंपनी का, कंपनी के काफ़ी सारे यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं, जो पत्तों की में है उस पे मेरा चार्ज है। इन केस के कंपनी डिफॉल्ट करती है तो मैं इसी को बेच करके पैसा कमा सकता हूँ, जिसमें कंपनी को मालूम होता है कि कौन सा एसेट मॉर्टगेज करवाया गया है। यहाँ पे मैंने इनको कंपैरिजन भी किया है। जी जी, पर अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए और वो एसेट सेल कर दे और उस अमाउंट से ज़्यादा का सेल हो जाए तो वो जितनी अमाउंट एक्स्ट्रा होगी वो पे करेगा जी, फिर उसने अपना सिर्फ जितनी ऑब्लिगेशन है वो लेनी है, ठीक है ना। बेसिकली जो लेंडर है वो नहीं सेल करता, जो लेंडर नहीं सेल करता, वहाँ पे एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, वो ऑफिसर जो है वो सेल करता है, ठीक है। हाँ, ये प्लांट फलां कंपनी को या फलां बैंक को जो है वो मॉर्टगेज करवाया गया था, तो इससे जो पैसा रिकवर होगा सबसे पहले उसको मिलेगा, राइट। यहाँ पे मैंने इसको कंपेयर भी किया है। जो फिक्स चार्ज है उसमें आइडेंटिफाइड एसेट होता है, फ्लोटिंग चार्ज में ग्रुप ऑफ एसेट्स होता है। इन्वेंट्री पे है, मेरी इन्वेंट्री में टूथपेस्ट भी आती है, ब्रश भी आता है, रेजर्स भी आते हैं और अदर कंज्यूमर आइटम्स आती हैं। इन्वेंट्री पे फ्लोटिंग चार्ज, इन्वेंट्री पे चार्ज है, इन्वेंट्री मॉर्टगेज करवा दी। मेरे जो गाड़ियां हैं उनका एक प्रॉपर फ्लीट है, मैंने वो पूरे का पूरा फ्लीट ही जो है वो मॉर्टगेज करवा दिया। अब उसमें 10 गाड़ियां आती हैं, एक मैं बेच देता हूँ, एक और ले लेता हूँ, गाड़ी चेंज हो गई। फिक्स्ड चार्ज में, नोट करिएगा, फिक्स्ड चार्ज में जो बोरोवर है वो एसेट सेल नहीं कर सकता। फ्लोटिंग चार्ज में जो एसेट है इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक हो गया, इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, लेकिन टोटल एसेट नहीं। क्योंकि ग्रुप है ना, उस ग्रुप में से कोई कंपोनेंट सेल कर दिया, फिर उसमें कोई ऐड कर दिया। जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में ब्रशेस वो सेल भी करेगा, रेजर सेल करेगा, कोई ना कोई रॉ मटेरियल सेल करेगा, फिर रॉ मटेरियल सेल करके बाय भी तो करेगा, तो वो एज इट इज़ वहाँ पे उसको रूटीन आइटम में जो है वो रूटीन बिजनेस में उसको यूटिलाइज करता रहता है। कंफ्यूज लग रहे हैं मुझसे? हाँ जी, उसी जगह पे आगे। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है, तो ये फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाता है इनटू द फिक्स्ड चार्ज। क्रिस्टलाइज होने का मतलब है कन्वर्ट हो जाता है। फ्लोटिंग चार्ज कंपनी कहते नहीं, मैं बैंक कहता है नहीं मैं नहीं उन खेड़ना, इंज नहीं, मैंने दसो केड़ा एसेट है, तुसी की जड़ा ना मजाक बनाया है, बताएं मुझे कौन सा एसेट जो है। तो जब कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो फिर जो लैंडर है वो फिर शोखा हो जाता है, नहीं अब आप जो है वो मुझे बताएंगे कि मेरा क्लेम किस एसेट पे है। आपने अपनी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो खो दी है। ठीक हो गया जनाब?
डिस्क्लोज करना पड़ता है। जी बिल्कुल डिस्क्लोज करते हैं आप। फाइनेंशियल पोजीशन में तो नहीं है, आएंगे। देखिए आपने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको डिस्क्लोज करना होता है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उनको डिस्क्लोज करते हैं। लियन आपने उसके प्रॉपर्टी टाइटल किसी और को दिया हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, है तो आपका एसेट। सर अगर कोई लैंड है और उस पर फिक्स चार्ज है तो उसको रेंट वगैरह पे तो दे सकते हैं। आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप उसको जो है यूज़ मतलब आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे फॉर एग्जांपल यूज़ से मुराद है आप किसी दूसरे बैंक को जो है वो फर्दर मॉर्गेज नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा काम उस पर कर सकते हैं जिससे जो लेंडर है उसके मॉर्गेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, जैसे किसी और को जो है वो मॉर्गेज नहीं करवा सकते हैं, किसी और के चार्ज में नहीं दे सकते हैं। हाँ, आप उसको जो है वो आप उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करोगे तो फिर ज़मीन के एंटाइटलमेंट का क्या होगा, वो बैंक वाला कैसे बेचेगा उसको? रेंट पे दे दीजिए, बाद में आप उसको खाली करवा सकते हैं। रेंट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने पूरी की पूरी बिल्डिंग प्लेज करवाई है, आप उसकी इनकम एंजॉय करिए, वो प्रॉपर्टी के पेपर तो उसके पास पड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, एक ही बात है, सेम है। मैं जस्ट टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने। एग्जामिनर कुछ भी जो है वो यूज़ कर सकता है। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज इंटरेस्ट? हैं? नहीं, दिलचस्पी, दिलचस्पी, ये चस्पी फिर वो पेपर में निकल आएगी। फिर ये दिलचस्पी नहीं है, ये है सूद। जो हमने लोन लिया उस पे जो एक्स्ट्रा सुनिएगा बेटा, बी सीरियस बेटा, जोक से पार्ट। मेरा सवाल है इंटरेस्ट से क्या मुराद है? प्रिंसिपल के ऊपर जो अमाउंट हम पे करते हैं। जी बिल्कुल, जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो रीपे करते हैं, जो हम लोग पे करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट, जी इंटरेस्ट रेट, जिस रेट से हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो लेंडर को पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। दो तरह के रेट होते हैं, फिक्स्ड, फ्लोटिंग। फिक्स डे फर्स्ट पे ही बोरोवर और लेंडर के दरमियान तय हो जाता है कि किस रेट से आप इंटरेस्ट पे करोगे, हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। जो फ्लोटिंग है वो वेरिएबल होता है, वो चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डे फर्स्ट पे ही कंपनी ए और बैंक के दरमियान जो है वो तय हो गया, और क्या तय हुआ कि फॉर एग्जांपल 21% के हिसाब से आप थ्रू आउट यानी फॉर 5 ईयर जो है आप अपना इंटरेस्ट पे करोगे। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, कम होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसी हिसाब से जो है वो पर एनम इंटरेस्ट पे करोगे। जो वेरिएबल है, जो फ्लोटिंग है, उसे वेरिएबल भी कहते हैं। वो क्या होगा? काइबोर प्लस 2%। फॉर एग्जांपल कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है, ये चेंज होता रहता है। ये अभी फॉर एग्जांपल 19% है, ये कल को 16% पे भी आ सकता है, ये कल को खुदा ना हंसता 23% पे भी जा सकता है। तो जब ये 23% पे जाएगा तो क्या होगा? प्लस 2%। नाउ द कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट 25%. In this case the company will need to pay interest at 18%. ठीक हो गया बेटा? ये वेरी करता है काइबोर। डन। इंटरेस्ट दो होते हैं, फिक्स, वेरिएबल। नहीं, ये नहीं चेंज होगा, ये कभी नहीं, ये डे फर्स्ट पे दोनों के दरमियान तय हो चुका था। बैंक और गवर्नमेंट की तरफ से आए कि ये रेट चेंज होगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। काइबर गवर्नमेंट, देखिए बैंक के दरमियान और कंपनी के दरमियान क्या मामला है, उससे गवर्नमेंट को कोई सरोकार नहीं होता अनटिल एंड अनलेस के इट इज इलीगल। ठीक है, उससे कोई सरोकार नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन में वेरिएबल, और जब एनवायरनमेंट स्टेबल है तो फिर फिक्स्ड। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में फिक्स्ड, डिफ्लेशनरी सिचुएशन में वेरिएबल। राइट? अब बात करते हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग की। इस्लामिक फाइनेंसिंग से क्या मुराद है? इस्लामिक फाइनेंसिंग से क्या मुराद है?
आपने अपना कारोबार फाइनेंस करना तो किस तरीके से आप फाइनेंस करना? इस्लामिक फाइनेंसिंग से क्या मुराद है? पैसा रेज करना अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया। सिंपल। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? पैसा रेज करना। तो इस्लामिक फाइनेंसिंग शरा के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक पैसा रेज करना, इस अमल को इस्लामिक फाइनेंसिंग कहते हैं। मुश्किल क्या है इस बात में? यही पढ़ लीजिए। नोन एज शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रेजिंग कैपिटल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ। ये शरिया, सादा सी बात है। अब मोस्ट कॉमन वेद कौन कौन से हैं? 4 हैं। मुराबहा, मुशारिका, मुदारबा, इजारा। मुराबहा, मुशारका, मुदारबा, इजारा। मुराबहा, मुशारका, मुदारबा एंड इजारा। 4 तरीके हैं नॉर्मली, कॉमन 4 तरीके। बाकी इनकी वेरिएशन है, इनकी वेरिएशन। मुराबहा क्या होता है? एनीवन एल्स? कोई गलत बात, कोई झूठी बात। मुराबहा क्या होता है? चलिए हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। एक कंपनी को प्लांट चाहिए है, कंपनी के पास पैसे नहीं है। एक कंपनी को प्लांट चाहिए, प्लांट आता है 50 मिलियन का, कंपनी के पास फंड्स नहीं है। कंपनी जाती है, जो डायरेक्टर है वो जाता है एमसीबी के पास, एमसीबी से मालूमात लेते हैं। एमसीबी कहते हैं कि वी विल बी हैप्पी टू फाइनेंस योर प्रोजेक्ट है। वो वापस आ जाता है, बड़ा खुश होता है। रात अब्बा जी से मुलाकात होती है। अब्बा जी कहते हैं पुत्र खैर किड़ी गल तो खुश हो? बेटा कहता है अब्बा जी एमसीबी ने पैसा देने से जो है ओके कर दिया। एमसीबी एग्रीड टू फाइनेंस आर प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। अब्बा जी जो है वो लाल लितर लेते हैं, कहते हैं मैं सारी ज़िंदगी तेनों मसीते पढ़ाया, मैं सारी ज़िंदगी अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ाया और अब तुम सूद पे कारोबार करोगे? तो अब्बा जी क्या करें? तुम ऐसा करें मीज़ान बैंक चले जाओ। ठीक है जनाब, मीज़ान बैंक चले जाते हैं। वो डायरेक्टर सुबह उठ के मीज़ान बैंक जाता है। मीज़ान बैंक को कहता है कि जनाब पैसे चाहिए। क्या कहते हैं? पैसे चाहिए। क्या कहते हैं? आपको नहीं चाहिए? चाहिए, पैसे चाहिए। मीज़ान बैंक कहता है जनाब पैसा नहीं मिलेगा। हाँ आपको चाहिए, पैसा चाहिए, क्यों है? तो डायरेक्टर कहता है क्यों दसा? वो कहता है सर दसोगे नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा, जब तक बताओगे नहीं तो दर्द का हल कैसे होगा? जैसे जब तक अम्मी को नहीं बताते तो दर्द नहीं हल होता, वैसे बैंक मैनेजर को नहीं बताएंगे दर्द नहीं हल होगा। अच्छा सर मुझे एक एसेट चाहिए, प्लांट चाहिए है। अच्छा जनाब प्लांट की स्पेसिफिकेशन क्या है? ये प्लांट की स्पेसिफिकेशन। आपने कोई सप्लायर सर्च किया है? जी बिल्कुल किया है। कहाँ पे? सर वो जर्मनी में है, जापान में है। अच्छा कितनी कॉस्ट आती है? सर 50 मिलियन वो मांग रहे। हम आपको प्लांट लेकर के देंगे, हम आपको प्लांट लेकर के देंगे। तवज्जो से सुनिएगा, इजारा और मुराबहा मिक्स हो जाते हैं। हम आपको प्लांट लेकर के देंगे, ठीक है जनाब। प्लांट लेकर के दोगे तो मैं आपको कैसे पे करूँगा? हम 50 मिलियन का प्लांट बाय करेंगे। बैंक क्या कह रहा है? 50 मिलियन का प्लांट आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बाय करेंगे और आपको 60 मिलियन का बेचेंगे। वो कहते हैं जनाब बात उधर खड़ी, मेरे पास 50 मिलियन नहीं है, तुम 60 मिलियन का बेच रहे हो। वो कहते हैं जनाब हौसला रखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके पे कर दो। 60 मिलियन थोड़ा थोड़ा करके पे कर दो, 60 मिलियन थोड़ा थोड़ा करके पे कर दो, या 60 मिलियन यकमुश्त 5 साल के बाद पे कर दो। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मुराबहा। जो फाइनेंसी है उसकी नीड पूरी हो गई और ट्रांजैक्शन भी हलाल हो गई। इट्स ए काइंड ऑफ सेल ट्रांजैक्शन, ठीक है। प्रॉफिट उसने पहले, अच्छा सुनिएगा, सुनिए बेटा, बैंक पहले वो एसेट खुद परचेज करता है, बायर बनता है, अपने नाम से परचेज करता है, परचेज कर लिया फिर उसको सेल करता है आगे, फिर उसको आगे सेल करता है। सेल करने में फिर आप जो है वो कस्टमर को रिलैक्स कर सकते हो, आप उससे इन इंस्टॉलमेंट पैसे ले लेते हो। आपने बताया 60 मिलियन का दूंगा मैं, तो मैं तो चीज़ बेच रहा हूँ आपको। मेरे पास मोबाइल है, मैं कहता हूँ नहीं 10,000 का नहीं 25,000 का बेचना है।
अनटिल एंड अनलेस कि मेरे कस्टमर एक्सप्लॉइट नहीं होते, वो ट्रांजैक्शन शरीयत के मुताबिक ठीक है। लेकिन अगर मेरा कस्टमर एक्सप्लॉइट होता है तो शरीयत कहती है कि नहीं, ये गलत है। आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, तंग नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते। तो मेरा कस्टमर परेशान तो नहीं हो रहा, मैं उसको 50 की जगह 60 में दे रहा हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि इन पीसेस जो है आप मुझे पे कर दो। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? तय होगी डे फर्स्ट पे, तय होगी डे फर्स्ट पे जो अरेंजमेंट है वो तय हो गया कि हम आपको से 60 मिलियन चार्ज करेंगे, आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करोगे। डे फर्स्ट पे कितने पैसे तय हुए? 60 मिलियन तय हुआ। डिफॉल्ट कर जाती है कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, तो क्या अब एडिशनल अमाउंट चार्ज की जानी चाहिए? शरीयत कहती है नहीं। अगर आप चार्ज करोगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज मुराबहा अरेंजमेंट। सर एडिशनल अमाउंट का टैक्स नहीं है? नहीं 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 नहीं, देखें 60 मिलियन डे फर्स्ट पे तय हो गया, मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो भी तय हो गई। एक महीना पूरा साल कंपनी पे करती रही। एक महीना ऐसा आता है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाई, किसी वजह से नहीं कर पाई। नॉर्मल बैंक्स क्या करते हैं? पेनल्टी चार्ज करते हैं। मीज़ान बैंक अगर पेनल्टी चार्ज करेगा, पेनल्टी अमाउंट ऑफ पेनल्टी नॉट 10 मिलियन, वो जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है दैट इज कंसिडर्ड एज हराम, इंटरेस्ट। ठीक हो गया? ठीक है बेटा, ठीक है। सेल होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती कि 60 के इलाज में देना, नेगोशिएशन नहीं होती इसमें? निगोशिएशन होती है। डे फर्स्ट पे आप नहीं यार 60 मिलियन नहीं, आप ऐसा करो 55 कर लो, नहीं 55 में वारा नहीं खाता, 57 कर लो, 58 कर लो, निगोशिएशन होती है। इवन नहीं यार 2 नहीं यार 4, इतना अच्छे से यार, थोड़ा सा रह गया तो अल्लाह का वास्ता है, और सिलेबस टाइम पे कवर करना है। वही इतना आसान तो लिखा हुआ है यार। 5 मिनट 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में जितना हुआ वो आपका। 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में जितना हुआ वो आपका। 10 मिनट तो आप इधर उधर किए हैं। हैं 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स मुराबहा पढ़ लिया, समझ भी आ गया। इजारा इज आल्सो लाइक, मैं नहीं कह रहा कि इजारा इज आल्सो मुराबहा, इजारा इज लाइक मुजारबा सो फॉर एज अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न्ड। अंडरस्टैंडिंग की हद तक इजारा इज लाइक मुराबहा। आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को कहते हो गाड़ी चाहिए, बैंक कहता है 100 बिस्मिल्लाह, मीज़ान बैंक है। नहीं, बैंक के पास जाते हो, बैंक को कहता है पैसा चाहिए, कितना? 4 मिलियन, क्यों? गाड़ी चाहिए। बैंक कहता है, मीज़ान बैंक कहता है पैसा नहीं देंगे, गाड़ी ले देंगे। गाड़ी ले दी, 4 मिलियन की जगह हम आपसे 4.5 मिलियन चार्ज करेंगे, 4.5 मिलियन चार्ज करेंगे, 4 सालों में चार्ज करेंगे। आप इन इंस्टॉलमेंट पे करना, लेकिन डे फर्स्ट पे आपको ओनरशिप राइट्स नहीं दे रहे, लीगल ओनरशिप नहीं दे रहे, आपको राइट टू यूज द एसेट जो है वो दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इजारा। एंड पे आकर के वो 2 तरह के इजारा हैं, 2 तरह के इजारा हैं। हमें एंड की बात नहीं करनी, उसमें 2 है, बैंक पूछता है कि आप डे फर्स्ट पे बैंक पूछता है कि भाई ये एसेट ले रहे हो तो क्या इसको अपने नाम पे करवाना चाहते हो? डे फर्स्ट पे वो कहता है जी। बैंक उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट प्लान करता है। फिर बैंक कहता है, मीज़ान बैंक कहता है इसको अपने नाम पे करवाना है, ये खुद बाय करना है, कहता है नहीं, तो राइट टू यूज़ सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान फिर हमारा अलग बनता है। नथिंग, वहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, वहाँ पैसा मिला था आपको, लीज में इंटरेस्ट है। देखिए होता क्या है, जब आप बैंक के पास जाते हो तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, कन्वेंशनल बैंक क्या करता है, आपका अकाउंट ओपन करता है, अकाउंट ओपन करके पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करता है, उस पैसे से फिर आगे गाड़ी परचेज करता है और फिर आपको देता है। सो देखिए
कन्वेंशनल बैंकिंग में और शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग में बाल जैसा बारीक फ़र्क है, बाल की तरह बारीक फ़र्क है, एज है बिल्कुल। इधर गिरे तो जन्नत, इधर गिरे तो नहीं, इधर गिरे मेरी तरफ गिरे तो जन्नत, इधर गिरे तो जहन्नम, तो जहन्नम। तो हाँ, तो भाई आप क्या कह रहे हो, अच्छा 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 पैसा ले लो, पैसा ले लो। हाँ, मुझे कह रहे हो गाड़ी लेनी है, चलो मैं गाड़ी ले देता हूँ। नहीं समझ आई? एमसीपी के पास जाते हैं, 4 मिलियन चाहिए, ले लो। अच्छा ये बताओ करना क्या है, गाड़ी लेनी, वो हम गाड़ी भी लेके देते हैं, गाड़ी भी ले दी। दिया क्या, बेसिकली 4 मिलियन दिया, पैसा दिया और फिर पैसे पे पैसा कमाया, ये गलत है। हाँ, वो एक अलग बात है कि एमसीबी ने फिर आगे गाड़ियां भी सेल करना शुरू कर दी, ठीक है ठीक है ठीक है, हम गाड़ी भी ले देंगे तुम्हें। इन इसेंस क्या था, रूह क्या थी ट्रांजैक्शन की, पैसा दिया, पैसे पे पैसा कमाया। मीज़ान बैंक क्या कहता है, ना 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 पैसा नहीं मिलेगा, गाड़ी ले देंगे। डे फर्स्ट पे वो कहता है सर पैसा नहीं मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। नहीं समझ आई? इन्नमल आमालु बिन्नियात, ठीक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। और फिर उसके बाद नियत क्या थी, नहीं पैसा नहीं देना। नहीं समझ आई? एमसीबी पैसा देता है, मीज़ान बैंक पैसा नहीं देता। नहीं समझ आई? अभी भी नहीं आई। राइट टू यूज एसेट इन इजारा है, मुराबहा में पूरे का पूरा ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र हो जाती है। अब आते हैं मुशारिका पे। मुशारिका इज सिंपली पार्टनरशिप है। ए के पास पैसे हैं, बी के पास पैसे हैं, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, ए के पास उतने पैसे नहीं है, बी के पास उतने पैसे नहीं है, दोनों मिल करके जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप में। लेकिन इस्लामिक वे में पार्टनरशिप करेंगे, इस्लामिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। शराब की फैक्ट्री लगाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अब ये मुशारका होता, ए के पास पैसा है, बी के पास, ये तो सिंपल पार्टनरशिप है, सिंपल। अब यहाँ पे जो समझाया जाता है वो बैंक और इंडिविजुअल के दरमियान, बैंक और कंपनी के दरमियान। बैंक के पास पैसा है, मिस्टर ए के पास भी पैसा है, दोनों मिल करके तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इन हलाल जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें करते हैं। इन हलाल प्रोजेक्ट्स जो हैं, शराब की फैक्ट्री लगाने की इजाज़त नहीं है। हर वो चीज़ जिसकी शरीयत के अंदर जो है वो मना किया गया है वो काम करने की इजाज़त नहीं है। जो सिंपल जस्ट लाइक पार्टनर्स बन जाते हैं बैंक, दोनों ओनर्स हैं ना, पार्टनर्स हैं। कन्वेंशनल पार्टनरशिप में और इस पार्टनरशिप में सिर्फ एक चीज़ का फर्क है, वो है इंटरेस्ट वगैरह। इसमें खैर कोई ऐसा भी, हाँ वो क्या है, वो हर तरह का कारोबार, ठीक है, ये जस्ट बिल्कुल उसी तरह की पार्टनरशिप है। जो है तो जो हम बैंक ले रहे हैं उसका ये प्रीवियस देखा जाएगा कि वो अपनी किस डेफिनेट बात है, आप किसी को मुंह उठा के पार्टनर थोड़ी ना बना सकते हैं। नहीं समझ आई आपको? आपका सवाल क्या था? एक आपने बैंकर और एक इंडिविजुअल है, जो बैंक की प्रीवियस अर्निंग है या जो प्रीवियस सोर्स ऑफ अर्निंग है वो हम देखेंगे। नहीं, मेरा तो एक नया प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है, उसके साथ हम लोग मुशारका करें। जी बेटा। नहीं, वो मुदारबा में होता है। मुशारका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो डे फर्स्ट पे दोनों पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में तय हो जाती हैं, राइट। अब आते हैं मुदारबा पे, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे इंशाल्लाह, मुदारबा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मुदारबा दो कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को एग्जाम्पल समझ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास पैसे कोई नहीं है, ज़रूर ऐसे होता है, लॉस भी तो हो सकता है, उसने किसी जगह पे टांग फंसाई और वो टूट गई हो। चलिए, उसके पास पैसा कोई नहीं है, मतलब वो प्रोजेक्ट करना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उसके पास पैसे नहीं है। पिंड का चौधरी है, उसके पास बड़ा पैसा है, बेतहाशा पैसा है, उसके पास अकल कोई नहीं है। तो एक बंदा, दोनों का कॉमन फ्रेंड है। एक दिन वो चौधरी साहब के पास बैठता है, वो कहते हैं अल्लाह ने तेनों इन्ना दिता है कि तेरे पैसा लगा ही दो, पैसा बढ़ेगा। वो कहता है यार लगा तो दूँ, मुझे डर बड़ा लगता है,
मुझे कुछ आता नहीं है, किस बिजनेस में लगाऊं? चलो बिजनेस में लगा दूं, उसको मैनेज कैसे करूं? मैं तो अंगूठा छाप हूं, मुझे तो फ्रॉड कर देंगे, मुझे तो दाल लगा जाएंगे, तो मैं कहाँ पे? अच्छा ठीक है, चुप कर जाता है। अगले दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलता है, उसको कहता है कि यार कोई बिजनेस शुरू कर ले। वो कहता है यार दिल तो बड़ा करता है पर इतनी पसली नहीं है। हाँ 2-4 लाख रुपए तनख्वाह ज़रूर है, लेकिन वो घर के अखराजात में निकल जाती है, तो कैसे करूँ? वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मीटिंग एक बंदे के साथ फिक्स करवाता हूँ। ठीक है ना, मीटिंग फिक्स कराओ, वो बड़ा मिलियनेयर बिलियनेयर है, उसके साथ मीटिंग फिक्स कराओ। वो पैसा लगाएगा, तू अकल लगा। वो पैसा लगाएगा, तू अपनी एक्सपर्टीज़ लगा। क्या एक्सपर्टीज़ है? बिजनेस कौन सा करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तेरे पास ये नॉलेज है, उसके पास पैसे है, दोनों की मीटिंग होती है। जी चौधरी साहब हम ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ऐसे बिजनेस रन करेंगे, दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तय हो जाता है। अच्छा यहाँ तक, इस अरेंजमेंट को हम लोग मुदारबा अरेंजमेंट कहते हैं। एक बंदा एक्सपर्टीज़ लगाता है, एक बंदा पैसा लगाता है, पैसा लगा करके प्रोजेक्ट करते हैं, इस अरेंजमेंट को मुदारबा कहते हैं। डे फर्स्ट पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तय होती है, डे फर्स्ट पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तय होती है। लेकिन इन केस ऑफ लॉस, जो फाइनेंसर है वो लॉस बर्दाश्त करेगा, जो एक्सपर्ट है वो लॉस बर्दाश्त नहीं करेगा। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मुदारबा अरेंजमेंट। इसमें जो पैसा लगाता है उसे इस्लामिक लैंग्वेज में रब्बुल माल कहते हैं, जो एक्सपर्टीज लगाता है उसे मुदारिब कहते हैं। राइट? फाइनेंसर वाली हाँ, मुदारबा अरेंजमेंट में जो प्रॉफिट है दोनों शेयर करेंगे, एग्रीड रेशियो से शेयर करेंगे, लेकिन लॉस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसर चौधरी साहब बर्दाश्त करेंगे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले साल तो चले उसने कर लिया, दूसरे साल लेकिन प्रॉफिट जब हो रहा है 2 कंसेक्टिव 3 कंसेक्टिव ईयर, तो उसके बाद तब भी सिर्फ वही बेयर करेगा, वही बियर करेगा एवरी टाइम। जब भी लॉस होगा फाइनेंसर बर्दाश्त करेगा, जो एक्सपर्ट है वो नहीं करेगा। जो एक्सपर्टीज लगा रहा है उसे मुदारिब कहते हैं, जो पैसा लगाता है ही इज कॉल्ड रब्बुल माल। गॉट इट बेटा? तो 4 अरेंजमेंट्स हम लोगों ने पढ़े। एक था हमारा मुराबहा, मुशारका, मुदारबा, इजारा। मुराबहा इज ए काइंड ऑफ सेल ट्रांजैक्शन। इजारा में हम जो फाइनेंसर है वो राइट टू यूज़ द एसेट जो है वो आगे ट्रांसफ़र करता है, ओनरशिप उसके पास ही रहती है। मुशारका में दोनों पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस्लामिक वे में एक दूसरे के साथ पैसा जो है मिल करके प्रोजेक्ट करते हैं। मुदारबा में एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पैसा लगाती है, एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपर्टीज लगाती हैं। दोनों के दरमियान प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डे फर्स्ट पे तय हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ लॉस, जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बर्दाश्त करेगा, जो एक्सपर्ट है, जो मुदारिब है, वो लॉस बर्दाश्त नहीं करेगा। दिस इज इन केस ऑफ मुदारबा अरेंजमेंट है। ठीक हो गया बेटा? ये सारी बातें जो हैं वो हमारे नोट्स में मेंशन्ड हैं। हाँ, यहाँ पे मुदारबा 2 तरह का होता है, रेस्ट्रिक्टिव, अनरेस्ट्रिक्टिव मुदारबा। रेस्ट्रिक्टिव मुदारबा में चौधरी साहब ने कहा कि यही एक प्रोजेक्ट करना है। अनरेस्ट्रिक्टिव मुदारबा में चौधरी साहब ने कहा ये पैसा पकड़ो, जो मर्जी कारोबार करो। इजारा भी पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक हो गया बेटा? आगे लीज है, लीज आप लोग खुद से पढ़ोगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 5, दैट इज द अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।